आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? दिल्ली एससी के फैसले को दी चुनौती। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर की बात, कहा साझेदारी को आगे मिलकर बढ़ाएंगे। इजरायली हवाई हमले में हमास सरगना की बहन की मौत, आईडीएफ बोला हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा। हरकत से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। चीन की अपने नागरिकों को चेतावनी, इन एयरपोर्ट्स पर तस्वीरें क्लिक करने पर लगाया बैन। प्रिंस ने बदला सऊदी का मिजाज, महिलाएं हुई आजाद। क्राउन प्रिंस का ख्वाब, कहीं जाने वाली बड़ी योजना में हो सकती है कटौती। लग्न की खरीदारी में ना करे देरी, जल्द ही बढ़ने वाले हैं सोने चांदी के रेट। कल की 2898 एडी अब रिलीज होने को तैयार। और डैगवर्थ लुइस नियम को लाने वाले फ्रैंक डैगवर्थ का निधन, 84 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नियमित जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के विरुद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी थी कि अगर इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो इसे रिकॉर्ड कर पेश किया जाए। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी। ऐसे में वह अभी जेल में ही रहेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि कोर्ट में दाखिल की गई सामग्री पर विचार नहीं करने की ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अपनी टेलीफोनिक बातचीत में मोदी ने अस्ताना में होने वाले आगामी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए भारत के पूर्व समर्थन से अवगत कराया। पीएम ने विश्वास जताया है कि कजाकिस्तान का नेतृत्व क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देगा। बयान में कहा गया है कि टोकायेव ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बधाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हमास ने मंगलवार सुबह बताया कि गाजा में शांति शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ के हमले में हमास नेता इस्माइल हानिया की बहन की मौत हो गई। हमास ने कहा कि इजरायली हमले में अल-शाती शरणार्थी शिविर में अनिये परिवार के घर पर हमला हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमास आंदोलन के नेता भाई इस्माइल अनिये की बहन सहित 10 नागरिक मारे गए। बहन की मौत के बाद भड़के हानिया ने इजराइल को धमकाते हुए कहा, हमारे लोगों के खून के साथ उसका खून मिलने से हम और मजबूत होंगे। इस साल अप्रैल में इजराइल के अटॉर्नी कार्यालय ने हमास नेता इस्माइल हानिया की एक और बहन 57 वर्षीय जेबा अब्दे सलीम हानिया के खिलाफ अभियोग दायर किया, जो तेल शेवा में रहती थी। उसे हमास से संबंध रखने और आतंकवाद को बढ़ावा देने और समर्थन देने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और मई में उसे नजरबंद कर दिया गया था। अप्रैल में गाजा में इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में हानिया के 3 बेटे मारे गए थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने मंगलवार सुबह एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। कहा कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं, इसलिए देश में अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस जानकारी के कुछ मिनट बाद ही जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट आया और कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जापान पहुंचने की संभावना नहीं है, इसीलिए अलर्ट हटाया जा रहा है। वहीं पीएमओ ने लोगों से आग्रह भी किया है कि किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दें। चीन की टॉप जासूसी एजेंसी ने हवाई यात्रियों को सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट पर फ्लाइट का
विंडो शेड खोलने के खिलाफ चेतावनी दी है। यह चेतावनी तब जारी की गई जब एक विदेशी नागरिक को यहां सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचते देखा गया था। चीन में कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका सेना और आम लोगों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कमर्शियल फ्लाइट जब दोहरे एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो लोग तस्वीरें क्लिक करने लगते हैं। जासूसी एजेंसी ने इसके खिलाफ चेतावनी दी और लोगों को सख्ती से आदेश का पालन करने की अपील की है। जासूसी एजेंसी ने कहा कि उन्हें अनधिकृत तस्वीरें या वीडियो नहीं लेनी चाहिए या इस तरह के कंटेंट को ऑनलाइन अपलोड नहीं करना चाहिए। चीनी एजेंसी ने अपने नागरिकों से कहा कि दुनिया भर में इस तरह की गोपनीयता रखी जाती है। चीन के सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि चेतावनी एक विदेशी से जुड़े हाल के मामले में संदर्भ में जारी की गई थी, लेकिन आगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कट्टर इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर पहचान बना चुका सऊदी अरब अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब अपने देश की युवा आबादी को अब उन बंधनों से मुक्त कर रहा है जो पिछली पीढ़ियों को उनके सपने पूरा होने से रोकती थी। 20वीं सदी के सऊदी और आज के सऊदी में बड़ा परिवर्तन आ गया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वजह से आज सऊदी अरब की महिलाएं घर से बाहर पुरुषों से मिल सकती है। सऊदी अरब ने देश में कई सामाजिक बंधनों से महिलाओं को आज़ादी दे दी है। सऊदी अरब में बीते कुछ वर्षों में महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं। महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यात्रा विकल्पों में आज़ादी मिली है। देश की सत्ता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आने के बाद उन्होंने बड़ा परिवर्तन किया है। सऊदी चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक सऊदी में वर्कफोर्स के मामले में महिलाओं की भागीदारी 36% तक पहुंच गई है, जबकि साल 2017 में यह आधी थी। सऊदी अरब में अब 21 साल से ज्यादा की महिलाओं को घर से बाहर जाने, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने या पासपोर्ट लेने में किसी पुरुष रिश्तेदार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। वे ऐसा कहते रह सकते हैं और हम उन्हें गलत साबित करते रह सकते हैं। सऊदी अरब के फ्लैगशिप निर्माण परियोजनाओं पर उपजे संदेहों को लेकर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात कही थी। यह डॉक्यूमेंट्री जुलाई 2023 में प्रसारित हुई थी। डॉक्यूमेंट्री में जताए गए संदेहों में से कुछ अब एक साल बाद सच साबित होते दिख रहे हैं। हाल के महीनों में लगता है कि सऊदी अरब ने रेगिस्तान में अपने विशाल प्रोजेक्ट नियोम की योजना में काफी कटौती कर दी है। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का केंद्रीय आकर्षण था। तेल पर निर्भरता से हटकर देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की योजना का यह हिस्सा रहा है, जिसकी निगरानी खाड़ी के इस देश के वास्तविक शासक प्रिंस मोहम्मद खुद कर रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से लगातार उछाल के बाद बीते शनिवार से दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि सोने चांदी ने इस साल सभी पिछले रिकॉर्ड पहले ही तोड़ डाले हैं। पिछले महीने ही 24 कैरेट सोने की कीमत 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक के पार पहुंच गई थी। सोने चांदी की कीमतों पर पाटलिपुत्र सराफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि डिमांड अधिक होने और सप्लाई कम होने से भी सोने और चांदी के भाव में असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि लगन के पहले सोने चांदी की खरीदारी के लिए यह समय उपयुक्त है। आगे रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। राजधानी पटना सराफा बाजार में बुधवार यानी 26 जून को भी 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 66,800 रुपए है। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम 74,400 रुपए चल रहा है, जबकि इससे पहले तक 24 कैरेट सोने का भाव 75,400 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 67,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा था। वहीं आज 18 कैरेट सोने का भाव 56,300 रुपए चल रहा है। प्रभास स्टारर कल्कि 2898 AD को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे स्टार्स प्रभास के साथ फिल्म का वजन बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही कल्कि 2898 AD को लेकर जनता में तगड़ा माहौल बना हुआ था। पहले फिल्म के टीजर्स और फिर ट्रेलर आने के बाद तो लोग हैरान ही रह गए कि फाइनली इंडिया में इतने तगड़े स्केल और विजन वाली कोई फिल्म बन रही है। हाल ही में फिल्म का फाइनल ट्रेलर आने के बाद तो जनता में कल्कि 2898 AD का ऐसा भौकाल बना है कि अब इसकी एडवांस बुकिंग तूफानी स्पीड से चल रही है। फिल्म को लेकर माहौल बना हुआ है। स्केल और विजन बहुत बड़ा है, ये भी सब जानते हैं। स्टार कास्ट धमाकेदार है, ये सभी को पता है।
T20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच खेल जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है। क्रिकेट जगत में डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम को लाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। फ्रैंक डकवर्थ इंग्लैंड के सांख्यिकीवाद भी थे। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैंक डकवर्थ का निधन 21 जून को हो गया। डकवर्थ लुईस पद्धति को डकवर्थ और उनके साथी सांख्यिकीविद टोनी लुईस ने तैयार किया और इसका इस्तेमाल बारिश से प्रभावित मैचों के नतीजे के लिए किया जाता है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले 1997 में लागू किया गया और 2001 में ICC उन मुकाबलों में संशोधित लक्ष्य देने की मानक प्रणाली के रूप में इसे स्वीकार किया, जहां ओवरों की संख्या कटौती होती है।